नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में चर्चा करेंगे। स्रोत के संबंध में पीछे 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें यह बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला एवं अन्य कलात्मक अवशेष आते हैं। इसमें हम लोगों ने अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे। आज अभिलेख से आगे बढ़ते हुए सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला एवं कलात्मक अवशेषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्रोत के बारे में। और पहला है सिक्के। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्टेमिक्स कहा जाता है। सिक्के से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। सिक्कों से मूलतः 206 बीसी से 300 एडी तक के इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। पुनः सिक्के के द्वारा ही इंडो ग्रीक, शक क्षत्रप एवं इंडो पार्थियन आदि के इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। पुनः पांचाल के मित्र शासकों मैत्रेय, योद्धे आदि का पूरा इतिहास सिक्के के आधार पर लिखा गया है। सिक्कों का उपयोग लेन देन, दान दक्षिणा आदि में किया जाता था, जिससे इसके आर्थिक इतिहास लिखने में मदद मिली है। पुनः सिक्के साम्राज्य के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। इससे शासकों के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही सिक्कों पर विविध आकृतियाँ और देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। इससे उनके कला एवं धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय सिक्कों का इतिहास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। लेकिन नियमित रूप से सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। इसे ही साहित्य में करसापन कहा गया है। प्राचीन भारतीय सिक्के अर्थात आहत सिक्के चांदी के टुकड़े होते थे और इस पर विविध आकृतियाँ खुदी हुई थी, जो ठप्पा लगाकर खुदे गए हुए थे और इसमें किसी भी प्रकार के लेख नहीं होते थे। ये चांदी के बने होते थे। विविध आकृतियाँ खुदी होती थी और इस पर किसी भी प्रकार के लेख नहीं होते थे। भारत में लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय यूनानियों को है। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त
सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन गुप्तों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। कुषाणों के काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। जबकि सातवाहनों के काल में सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए गए। आहत या करसापन चांदी का बना होता था। शतमान चांदी का सिक्का होता था। निष्क या पल सोने का सिक्का होता था। काकनी तांबे का सिक्का होता था। एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के का महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। इससे राजनीतिक इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। सिक्के से 6 BC से लेकर के 300 AD तक के इतिहास का निर्माण किया गया है। पुनः इंडो ग्रीक, शक, क्षत्रप, इंडो पार्थियन के इतिहास निर्माण में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही पंचाल के मित्र शासकों मैत्रेय एवं योद्धे के इतिहास पूरा का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है, लेकिन नियमित रूप से सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या करसापन आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, जिसे साहित्य में करसापन के नाम से जाना जाता है। ये चांदी के टुकड़े होते हैं। इस पर विविध आकृतियाँ खुदी होती है। ये लेख युक्त नहीं है, लेकिन भारत में लेख युक्त सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। आहत सिक्के या करसापन चांदी के बने होते हैं। शतमान चांदी का बना सिक्का है। निष्क या पल सोने का सिक्का है, जबकि काकनी तांबे का सिक्का बना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्कों की अधिकता से व्यापार वाणिज्य की उन्नति एवं कमी से व्यापार वाणिज्य की अवनति के बारे में पता चलता है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में सिक्कों की अधिकता से व्यापार की उन्नति का पता चलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल में सिक्कों की कमी से व्यापार की अवनति का पता चलता है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों की कमी से व्यापार की अवनति का पता चलता है, जबकि पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में सिक्कों की अधिकता से व्यापार की उन्नति का पता चलता है।
अब सिक्कों के बाद हम लोग स्मारक भवन के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में स्थापत्यकारों एवं वास्तुकारों के महत्वपूर्ण योगदान है। स्थापत्य निर्माण की उत्तर भारत की शैली को नागर, मध्य भारत की शैली को बेसर, जबकि दक्षिण भारत की शैली को दरबार के नाम से जाना जाता है। अर्थात स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण के उत्तर भारत शैली को नागर, मध्य भारत की शैली को बेसर और दक्षिण भारत की शैली को दरबार कहा जाता है। मंदिर निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ और गुप्त काल में मंदिर निर्माण का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है तथा सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग इसी मंदिर में किया गया है। मंदिरों, स्तूपों और विहारों के प्राप्ति से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में पाए जाने वाले मंदिरों, स्तूपों और विहारों से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में बोरोबुद्दुर मंदिर, जावा में स्थित है, जबकि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। जबकि मध्य एशिया के बामियान जो अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़ा बुद्ध की मूर्ति स्थापित था, लेकिन तालिबानियों के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में सिक्कों की अधिकता के कारण व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई थी, जबकि गुप्तोत्तर काल में सिक्कों की कमी के कारण व्यापार की अवनति हुई थी। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों की कमी के कारण व्यापार की अवनति हुई थी, जबकि पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में सिक्कों की अधिकता के कारण व्यापार में उन्नति हुई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में वास्तुकारों एवं स्थापत्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर निर्माण के उत्तर भारत शैली को नागर, मध्य भारत की शैली को बेसर और दक्षिण भारत की शैली को दरबार कहा जाता है। भारत में मंदिर निर्माण का प्रथम प्रमाण गुप्त काल में, अर्थात मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से होता है। गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वोत्तम उदाहरण है। यह पंचायत श्रेणी का मंदिर है। इसी मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में मंदिर, स्तूप एवं विहार पाए गए हैं।
जिससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार का प्रमाण मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के जावा में बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जबकि बामियान में बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित थी, जिसे तालिबानियों ने नष्ट कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्के एवं स्मारक भवन के बाद चित्रकला का पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकला से तत्कालीन समय के उन्नति और अवनति के बारे में पता चलता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के अवशेष मुख्यतः भीमबेटका, बाघ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एवं कन्हेरी से मिलती है। आइए इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका से पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिले हैं और भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका के बाद अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र बाघ है। बाघ ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड नामक व्यक्ति ने किया था और बाघ में विंध्य पर्वत को काटकर 9 गुफाएं बनाई गई है और इनके चित्रों का विषय लोक जीवन से संबंधित है। बाघ के बाद अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र अजंता है। अजंता औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1819 में मद्रास की सेना के द्वारा किया गया। पुनः 1824 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में अजंता के चित्रों को प्रकाशित करवाकर विश्व के सामने लाया। अजंता के चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफा चित्र मिले हैं, जिसमें वर्तमान में केवल 6 शेष बचे हैं। 9, 10, 16, 17 एवं 1
एवं 2। इसमें 9 एवं 10 सबसे प्राचीन है। इसका काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। 16-17 गुप्तकालीन है, जिसमें 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे प्रमुख है तथा 17 को चित्रशाला कहा गया है और इसमें माता एवं शिशु का चित्र सबसे प्रमुख है, जबकि 1 एवं 2 7वीं शताब्दी के हैं। और इसमें राजकीय जुलूस का चित्र सबसे प्रमुख है, जो पुलकेशिन के काल का है। एक बार रिवाइज करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकला का महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकला से तत्कालीन उन्नति एवं अवनति का पता चलता है। प्राचीन भारत में चित्रकला के प्रमाण भीमबेटका, बाघ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एवं कन्हेरी की गुफाओं से मिलती है। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पुनः बाघ ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किया। यहाँ विंध्य पर्वत को काटकर 9 गुफाएं बनाई गई है और इसका विषय लोक जीवन से संबंधित है। चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता से मिलता है। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी खोज 1819 में मद्रास सेना के द्वारा की गई। पुनः 1824 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में इसे प्रकाशित करवाकर विश्व के सामने उजागर किया। अजंता के चित्र महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुए हैं, जिसमें वर्तमान में केवल 6 गुफाएं शेष हैं। 9, 10, 16, 17 एवं 1 एवं 2, जिसमें 9 एवं 10 सबसे प्राचीन हैं, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि 16, 17 गुप्तकालीन हैं। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि 17 को चित्रशाला कहा गया है और इसमें माता एवं शिशु का चित्र सबसे प्रमुख है। 1 एवं 2 7वीं शताब्दी के हैं और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा फारस के राजदूतों का स्वागत करते हुए चित्र दिखाया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अजंता के बाद अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र एलोरा है। एलोरा औरंगाबाद
महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा से 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 1 से 12 बौद्धों के लिए, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित चित्र आते हैं। एलोरा के अधिकांश चित्र राष्ट्रकूट शासकों के काल में बनाए गए हैं। एलोरा के बाद एलिफेंटा से भी चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है और ये बम्बई से 7 मील उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। एलिफेंटा में पुर्तगालियों ने विशाल हाथी के मूर्ति को देखा था, जिसके कारण इसका नाम एलिफेंटा रखा था। एलिफेंटा में भी अजंता और एलोरा के समान चित्रकारियाँ की गई थी, लेकिन पुर्तगालियों के शासनकाल में ये नष्ट हो चुकी हैं। एलिफेंटा के बाद कन्हेरी, जो महाराष्ट्र में स्थित है, से भी चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। कन्हेरी कृष्ण गिरी पर्वत का भाग है और इसी पर्वत को काटकर कई गुफाएं बनाई गई थी और इसमें अजंता और एलोरा के समान यहाँ भी चित्रकारियाँ की गई थी, लेकिन ये सभी चित्र वर्तमान समय में नष्ट हो चुके हैं। चित्रकला के बाद अगला महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भाग आते हैं, जो वह है मूर्तिकला। मूर्तिकला से तत्कालीन जीवन की सामान्य स्थितियों का पता चलता है और भारत में मूर्तिकला की प्राचीनता सिंधु सभ्यता तक जाती है और सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से कांसे की नृत्यरत मूर्तियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में कला की 2 महत्वपूर्ण शैलियां हैं, जिसमें पहला मथुरा कला, जो आदर्शवादी है और बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत किया गया है और दूसरी कला गांधार कला है, जो यथार्थवादी है और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सर्वाधिक मूर्ति मैत्रेय की है। एलोरा महाराष्ट्र
के औरंगाबाद ज़िला में स्थित है। यहाँ से 34 गुफाएं प्राप्त हुई है, जिसमें 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा में इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के काल में हुआ था। एलोरा के पश्चात एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, जो बम्बई से 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा विशाल हाथी देखे जाने के कारण इसका नाम एलिफेंटा रखा गया। एलिफेंटा के बाद कन्हेरी से भी चित्रकारियों के प्रमाण मिले हैं। कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ कृष्णगिरी पर्वत का भाग है और इस पर्वत को काटकर गुफाएं बनाई गई है और यहाँ पर भी अजंता और एलोरा के समान ही चित्रकारियाँ की गई थी, जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है। चित्रकला के बाद अगला महत्वपूर्ण कला मूर्ति कला है। मूर्ति कला से सामान्य जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में मूर्ति कला की प्राचीनता सैंधव सभ्यता तक जाती है। सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से कांस्य की नृत्य रत्न मूर्ति मिली है। प्राचीन काल में कला के 2 महत्वपूर्ण शैली मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली थी। मथुरा कला शैली आदर्शवादी थी और बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण इसी कला के अंतर्गत हुआ है, जबकि गंधार कला यथार्थवादी थी और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ है और इसमें सर्वाधिक मूर्ति जो है मैत्रेय की है और गंधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मूर्ति कला के बाद अगला महत्वपूर्ण भाग कलात्मक अवशेष है। कलात्मक अवशेष के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पाए गए अवशेषों को रखा जाता है और इसके साथ ही पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी से उदयन के राजप्रसाद प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं और साथ ही अरिका मेडू से रोमन सिक्के एवं बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत, जिससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और जो भी साहित्यिक स्रोत में इस संबंध में जानकारी मिलती है उसकी पुष्टि, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि जो है पुरातात्विक स्रोतों से होती है और इस दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातात्विक स्रोत के बाद आगे हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और साहित्यिक स्रोत के बाद पुनः विदेशी यात्रियों के बारे में। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने बोला?